हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ऐसे टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया कि हर संघीय देश, संघ का मतलब होता है जिस देश के जो एक अखंड हो। संघ का मतलब अखंड देश होता है जिसमें नहीं छोटे छोटे प्रांत होते हैं, लेकिन वो सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। उनके केंद्र में एक ही सरकार होती है जिसके अंतर्गत वो कार्य करते हैं। तो हर संघीय देश की तरह भारत में भी केंद्र, राज्य और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इन शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची के 97 विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। अब कितनी सूचियां हैं, जैसे या तो हमें करना चाहिए ये संघ सूची में कितने 97 विषय है उस पर केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में 66 विषय राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में 47 विषय जिनमें समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। हमें करना सभी चाहिए, लेकिन अगर कोशिश तो आप सभी पूरे पॉइंट की करना, लेकिन यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में अवशेष शक्तियाँ, वे विषय जिनका वर्णन किसी भी सूची में नहीं है, वे केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं और केंद्र इस पर कानून बनाता है। उसके बाद में लिखित संविधान है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि भारत का संविधान लिखित है। केंद्र राज्य प्रांतों की शक्ति का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। कठोर संविधान है। भारत का संविधान कठोर संघीय व्यवस्था में संविधान का कठोर होना की आवश्यकता पहले में नहीं पड़ा था। भारत का संविधान कठोर लचीला भी, लेकिन यहाँ पर कहा गया कठोर है, लेकिन अमेरिका के जितना ये कठोर नहीं है। संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं में संसद से 2/3 बहुमत के द्वारा और राज्य के आधे विधानमंडलों के समर्थन से संशोधन हो सकता है और भारतीय संविधान में संशोधन होता है। संविधान की सर्वोच्चता, हमने ये भी पहले पढ़ा है। भारतीय संघ की अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति, संस्था, सरकारी कर्मचारी या सरकार है संविधान और संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के विरुद्ध नहीं चल सकते। फिर है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि भारत का न्यायालय है, न्यायपालिका वो सर्वोच्च है, लेकिन उसको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ता है। भारतीय संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष, न्यायपालिका पर किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे संघ और राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, संविधान की रक्षा हेतु कानून या आदेशों की संवैधानिकता परखने और या उसकी सच्चाई देखने और उसके बारे में अपना निर्णय देने का अधिकार है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है। द्विसदनीय व्यवस्था है, ये हमने ऊपर छोड़ दिया था, अब यहाँ पर आ गया है। संघात्मक शासन प्रणाली, विधानमंडल का 2 सदन होते हैं। भारत के भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनसंख्या के आधार पर संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा क्या होती है कि हमारे द्वारा MP चुनकर भेज जाते हैं, तो जनसंख्या के आधार पर संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीट बनाई जाती है। राज्यसभा है वो राज्यों की सीटों, राज्य में जो विधानसभा होती है उसकी सीटों के आधार पर प्रतिनिधित्व करती है उसके। जैसे कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है, लेकिन राज्यसभा की 5 है। इसी प्रकार लोकसभा की सीटें वो जनसंख्या के आधार पर होती है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों में विधायकों के आधार पर, या राज्यों की विधानसभा सीटों के आधार पर होती है। दोहरी शासन प्रणाली है, तो एक संघीय राज्य में दोहरी शासन प्रणाली होती है। संघ अनेक इकाइयों से निर्मित होता है। संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों संविधान की उपज है, दोनों संविधान के द्वारा बनी है। जिस प्रकार केंद्र में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल, मुख्यमंत्री, गवर्नर और मंत्रिमंडल है। तो राज्य में मंत्रिमंडल है, यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो भारतीय संविधान व्यवस्था में एकात्मक विशेषताओं की आलोचना भी करनी है। भारत में आलोचना का विषय आ जाता है, संविधान की कुछ आलोचनाएं भी कर सकते हैं, उसमें कुछ एक। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, क्या कर शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। संविधान में मूल रूप से संघीय सूची में 97 विषय है, समवर्ती सूची में 47 और राज्य सूची में 66 विषय। इसमें महत्वपूर्ण विषय संघीय सूची में रखे गए हैं, यानी कि संघीय सूची में रखे गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं अधिकतर शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास है। राज्य सूची का केंद्र पर हस्तक्षेप। अनेक परिस्थितियों में केंद्र है राज्य सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बना सकता है। उनकी केंद्रीय सरकार का है वो वर्चस्व ज़्यादा होता है, उसका अधिकार क्षेत्र अधिक होता है। राज्यपाल की नियुक्ति है, वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उठा सकता है, तो ये भी उसकी आलोचना में आता है। अलग संविधान नहीं है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर अपना कोई अलग संविधान नहीं है।
राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा में यानी कि कोई भी राज्य है भारत से अलग नहीं हो सकता। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। राज्यसभा में कुछ राज्यों के अधिक मेंबर होते हैं या कुछ राज्यों के कम मेंबर होते हैं। संवैधानिक संशोधन में संघीय सरकार का महत्व होता है। संविधान के अधिकांश भाग में संघीय संसद संशोधन कर सकती है। केवल थोड़े से भाग में संशोधन करने के लिए आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। उनकी भारतीय संविधान में भी संशोधन सरकार के द्वारा संशोधन, इसने कहने का मतलब है कि संवैधानिक संशोधन में संघीय सरकार का महत्व कि भारतीय संविधान में संघीय सरकार के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। एक ही नागरिकता है। भारत के लोगों को केवल एक राज्य की भारत के लोगों को केवल भारत की नागरिकता प्राप्त है, राज्यों की नहीं है। हम राज्य के अनुसार नागरिकता की बात नहीं कर सकते हैं। संसद है राज्यों के क्षेत्र को कम या बढ़ा सकती है और नए राज्य की स्थापना कर सकती है, परंतु पुराने राज्य को समाप्त भी कर सकती है। एक ही न्याय व्यवस्था है। देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। राज्य की अलग न्याय व्यवस्था नहीं है। तो कुछ एक इसने कमियाँ भी बताई है, जो शुरू में अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसके विपरीत इसने इसकी कमियाँ बता दी है। संकट काल में एकात्मक है। संकट काल में देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा करके संसद भारत का शासन अपने हाथों में ले सकता है और किसी भी क्षेत्र पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। नियोजन का केंद्रीकरण है। संसद भारत के लिए एक ही चुनाव है। 13 पॉइंट ये हो गए और एक इसमें 17वां पॉइंट आप कर देना। 13 पॉइंट हो गए। उसके बाद में 14, 15, 16 छोड़ देना। 17वां है एक सरकारी भाषा, एक राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, एक राष्ट्रीय चिन्ह है। ऊपरी सभी बातों के कारण भारत को एक अर्ध संघात्मक कहा जा सकता है। 3 पॉइंट इसमें छोड़ देना। उसके बाद में भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। पहले मौलिक अधिकार पढ़ा था। मौलिक कर्तव्य होता है कि ये नागरिकों को इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। मौलिक अधिकार तो ये थे नागरिक उसका चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, वो नागरिकों को दे दिए गए कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य का प्रयोग करना ही पड़ेगा नागरिकों को। संविधान है वो राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। तो पहला क्या है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अधीन भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य अंकित किया गया कि संविधान का पालन करेंगे, इसके आदर्श, इसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको न्यायालय के द्वारा सजा भी मिल सकती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को स्मरण और प्रफुल्लित करना। स्मरण यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके जो उद्देश्य थे उनको याद रखना और प्रफुल्लित करना, लोगों में बताना या उनका आगे से आगे प्रचार भी करना है। ये पूरा पॉइंट आपको करना है। फिर भारतीय प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन, रक्षा करना। प्रभुसत्ता आपको पहले बता दिया था। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि भारत पर किसी दूसरे राज्य या देश का कोई अधिकार नहीं है। भारत है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। नागरिकों को भारत की प्रभुसत्ता है, चाहे भारत की एकता है, अखंडता है, उसका समर्थन करना होगा और भारत की रक्षा भी करनी पड़ेगी। हम भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते अपने संघीय देश के खिलाफ। देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता के अनुसार भाग लेना भी 42 संशोधन में अंकित किया। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। फिर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत में सभी नागरिकों भ्रातृत्व की भावना विकसित करना। ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों में भाईचारे की भावना विकसित करने का प्रयास करना, और वो भी धार्मिक, भाषा या जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना विकास करना। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना। आजकल आधुनिक युग है तो भारत की अधिकांश जनता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है, जिस कारण व्यक्तिगत या अपने जीवन में ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाते। ये भी हमारा हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना, विज्ञान के बारे में बताना। प्राचीन संस्कृति की देन को सुरक्षित रखना। वन, झील, नदियों, जंगली जानवरों की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। हिंसा को रोकना मौलिक कर्तव्य था। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना ताकि देश को नुकसान ना हो, ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उसके बाद में व्यक्तिगत सामूहिक यत्नों के द्वारा उसमें छोड़ देना, उसमें आपको छोड़ना नहीं, आप इसकी इंदाइन कर देना। ये व्यक्तिगत सामूहिक यत्नों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के यत्न करना, बस इतनी कर देना। उसके बाद में 11वां है माता पिता या संरक्षक हो, चाहे वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु को, अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो माता पिता है या फिर किसी बच्चे को कोई भी पाल रहा है, उसका हक है कि वो अपने बच्चे को जब तक 14 वर्ष का नहीं हो जाता उसको शिक्षा प्राप्त करवाएगा या उसको शिक्षा दिलाएगा। उसके बाद में कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्य क्या करती है, मैंने आपको 3 अंग बताए थे सरकार के। कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका कानूनों को
लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है और विधायिका कानूनों को बनाती है। कार्यपालिका सरकार के दूसरा महत्वपूर्ण है, विधानमंडल के बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। प्राचीन काल में सम्राट स्वयं, राजा स्वयं कानून बनाता था, कानून को लागू करता और वह स्वयं उसकी व्याख्या या रक्षा करता था। परंतु आधुनिक शक्तियों में राज्य शक्तियों के पृथक्करण या शक्तियों के अलग होने के कारण, लिख लेना, शक्तियों के अलग होने के कारण कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू करती है। इसने गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है हमें नहीं लिखना है। उसके बाद में कार्यपालिका के कार्य है, तो कार्यपालिका कानून लागू करती है और शांति व्यवस्था बनाए रखती है। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना होता है, देश के विकास के लिए नीति बनाना होता है। कार्यपालिका महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करती है और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को अपदस्थ यानी कि अधिकारियों को हटा भी सकती है, आवश्यकता पड़ने अधिकारियों को हटा भी सकती है। कार्यपालिका विदेशों से भी संबंध स्थापित करती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है तो इसकी कार्यपालिका से पूछा जाता है, यह कार्यपालिका की राय ली जाती है, तो ये इस कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका है वो बजट भी तैयार करती है। कार्यपालिका कई प्रकार के न्याय कार्य भी करती है। और संकटकालीन स्थिति में कार्यपालिका का मुख्य है वो संकटकाल की ही घोषणा करता है। तो संकट कब होता है? जब या किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो, या देश में आंतरिक युद्ध हो, या देश में आंतरिक झगड़े हो जाए तो संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेपाल का वर्तमान लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप शुरुआती कीजिए, मैंने पढ़ा तो था लेकिन वो छोड़ के उसमें था। अप्रैल 2006 में नेपाल के राजनीतिक दलों ने नेपाल के नरेश की आपातकालीन घोषणा के विरुद्ध जोरदार आंदोलन किया। कब किया था? अप्रैल 2006 में। परिणाम स्वरूप नेपाल नरेश को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ी और संसद को बहाल किया गया, संसद को दोबारा चलाया गया। नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर इस नए संविधान की रचना की थी। 28 मई 2008 को पिछले 240 वर्षों चले आ रहे राजतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त करके, राजतंत्र क्या होता है? कि राजा का तंत्र होता है, राजा ही कानून बनाता है, राजा ही कानून लागू करता है, तो समाप्त करके नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। 18 अगस्त 2008 को CPL के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आपसी मतभेदों के कारण 4 मई 2009 को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद भी सरकार बनाने के प्रयास हुए परंतु वे सफल नहीं हो पाई, उनके पास बहुमत नहीं था। नवंबर 2013 में फिर से चुनाव हुए जिसमें नेपाली कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया था। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के कारण नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण की भावना बढ़ी है और नेपाल में 20 सितंबर 2015 को नई संविधान लागू हो गया और पहले नेपाल में जो नरेश था या नेपाल का जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई थी। तो हमारा सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको जो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, हमें लिखने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन है राइट करने के लिए, देखो आपको राइट करने के लिए पहला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, भारतीय संविधान के बारे में। उसके बाद में है संविधान के मुख्य उद्देश्य या प्रस्तावना के बारे में दूसरा। फिर है भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 5वां। और मोदी के कर्तव्य कौन कौन से हैं, 8वां। और कार्यपालिका किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखने हैं लेकिन याद आपको सभी क्वेश्चन करनी है। धन्यवाद।